हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एकमात्र प्रश्न पढ़ने वाले हैं, संस्मरण क्या है। तो आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण संस्मरण, इसका सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ, इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, संस्मरण होते क्या है, ये सारी चीजें समझाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। तो आपसे यह अनुरोध रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, वीडियो को पूरा देखें। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके इसके लिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। इसके साथ ही लाइक भी जरूर करें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संस्मरण के मूल अर्थ की बात करें तो संस्मरण का मूल अर्थ होता है सम्यक स्मृति, यानी एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। ये स्मृति क्या होता है? स्मृति मतलब होता है याद, याद रखेंगे। स्मृति का मतलब याद होता है, तो संस्मरण का मतलब होता है एक ऐसी स्मृति, यानी एक ऐसी याद जो आज को, यानी हमारे वर्तमान को सार्थक बनाती है, समृद्ध बनाती है तथा संवेदनशील बनाती है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी संस्मरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्मरण किसी समर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है। समर्यमाण के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट्य जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है। रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि एक ऐसा स्मृति, यानी एक ऐसी याद का शब्दांकन, यानी शब्दों में उसको अंकित करना संस्मरण है, जो स्मरणकर्ता को याद रह जाते हैं किसी जीवन के पहलू, संदर्भ या चारित्रिक वैशिष्ट्य के बारे में। आते हैं आगे, वो कहते हैं कि स्मरण वही रह जाता है जो महत, विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो। यह मानव प्रवृत्ति है कि हमें याद क्या रहता है, या तो सबसे बुरी बातें याद रहती हैं या सबसे अच्छी बातें। तो स्मरण विचित्र, विशिष्ट और प्रिय ही रहता है। स्मर्यमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। तो यह संस्मरण की समानता की बात करें तो संस्मरण की सर्वाधिक समानता रेखा चित्र से है, लेकिन संस्मरण में कहानी की भी विशेषता मिलती है, निबंध की भी विशेषता मिलती है, जीवनी, आत्मकथा, इन सब की विशेषता देखी जा सकती है। बनारसी दास चतुर्वेदी संस्मरण को बताते हुए लिखते हैं कि संस्मरण रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। बनारसी दास चतुर्वेदी बताते हैं कि रेखा चित्र और आत्मचित्र और संस्मरण, ये तीनों एक दूसरे का घनिष्ठ, यानी बहुत ही नजदीकी संबंध है। इनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं और यह इस प्रकार मिलती है कि यह कहाँ पे मिली और कहाँ पे जाके अलग हो गई, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। प्रकाशन की बात करें तो सरस्वती पत्रिका, विशाल भारत, माधुरी, सुधा एवं अन्य पत्रिकाओं में संस्मरणात्मक निबंध प्रकाशित होते थे। तब के जमाने में ये जो पत्रिकाएं थी, इन पत्रिकाओं में संस्मरण का प्रकाशन हुआ करता था। अब हमारे पास एक और प्रश्न आता है कि हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुमोदन का अंत
सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर इत्यादि संस्मरणात्मक लेखों की रचना स्वयं की है। तो हिंदी साहित्य में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से मानी जाती है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर, इन सारे संस्मरणात्मक लेख की रचना खुद ही किए हैं। पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म सिंह शर्मा ने एक पद्म पराग मतलब संस्मरण लिखा, जो हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। तो यहाँ से हमारे एक प्रश्न का और उत्तर मिलता है कि हिंदी का प्रथम संस्मरण किसे माना जाता है, और उत्तर होगा पद्म पराग को। हिंदी के में पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त हरिऔध जी के संस्मरण है। तो हिंदी में पुस्तक के रूप में जो पहला संस्मरण होता है वह है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित हरिऔध जी के संस्मरण। तो आशा है आज की वीडियो में आपने संस्मरण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है तो थैंक्स। मिलते हैं